जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का कंप्लीट स्टैटिक जीके का जो मास्टर क्लास की सीरीज चल रही है, इस सीरीज में स्वागत करता हूं। ये 7th क्लास है इस सीरीज का। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण जो पर्यावरणीय अधिनियम है उसके बारे में देखेंगे, उपकरण देखेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट स्कीम से सरकारी योजनाएं हैं, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमारा पर्यावरणीय अधिनियम से। तो फर्स्ट अधिनियम बात करें यहाँ पे तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में आया था। 1972 में आया था। इसका बेसिकली उद्देश्य था कि जो वन्य जीव हैं, पक्षी हैं, पौधे हैं, उनकी सुरक्षा प्रदान करना, राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य को स्थापित करना और शिकार और व्यापार पर जो पशुओं को जो शिकार हो रहे हैं उनके व्यापार पे कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। इस पर्पज से इसको 1972 में इस अधिनियम को लाया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपसे, ईयर डायरेक्टली आपसे ईयर पूछा जाता है मोस्टली कि जो वन्य संरक्षण अधिनियम है कब आया था, तो 1972 में आया। ठीक है। फिर जल प्रदूषण निवारण एवं उससे नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था, 2 साल बाद। इसमें बेसिकली जल प्रदूषण की रोकथाम और उसके नियंत्रण से संबंधित है, केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना इसके थ्रू किया गया। फिर वायु प्रदूषण निवारण जो आपका अधिनियम है, ये 1981 में आया था। ठीक है। और इसमें वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए बात किया गया और उद्योगों और वाहनों से जो उत्सर्जन होता है उसको नियंत्रण करने की बात की गई। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 में आया था। और इसमें बेसिकली भोपाल गैस त्रासदी के बाद आया था और ये व्यापक अधिनियम जो पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार से संबंधित है। राष्ट्रीय वन नीति, जो राष्ट्रीय वन नीति है 1988 में आया था। इसमें परिस्थिति के संतुलन बनाए रखने की बात किया गया था और कहा गया था कि टोटल भूभाग का 33% आपका वन क्षेत्र होना चाहिए। सामाजिक वानिकी और वृक्षारोपण पे फोकस किया गया। फिर लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 में आया। इसमें खतरनाक रसायन और पदार्थों से हुई दुर्घटनाओं से संबंधित लोगों को राहत देने के लिए किया गया था। तटीय विनिमय क्षेत्र CRZ अधिसूचना 1991 से लागू है, बाद में संशोधित भी किया गया था। इसमें समुद्र तट और तटीय क्षेत्रों में विकास और औद्योगिक गतिविधियों को नियंत्रित करने की बात की गई। फिर NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, जो अधिनियम है ये 2010 में आया था। इसमें बात किया गया था कि जो पर्यावरणीय मामलों के त्वरित और प्रभाव निस्तारण के लिए राष्ट्रीय अधिकरण की स्थापना किया जाना चाहिए। वन अधिकार अधिनियम 2006, इसमें अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक जो वनवासियों को जो भूमि और वन पर अधिकार प्रदान किया गया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। इसमें जैव संसाधनों के संरक्षण, उसका उपयोग और लाभों को न्यायसंगत तरीके से बांटना बताया गया। ओजोन क्षयकारी पदार्थ अधिनियम 2006 में आया, 2000 में आया था। इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुरूप जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और अन्य जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, और अन्य जो ओजोन क्षय के रसायनों के मतलब प्रोडक्शन और तो जो यूज है उस पे को कंट्रोल करने की बात की गई। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में आया था। इसमें ऊर्जा के कुशल उपयोग और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है BEE की स्थापना से संबंधित है। क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम जो कैंपा एक्ट है 2016 में आया था। इसमें क्षतिपूरक जो वनीकरण तो धनराशि जो प्राप्त हो रही है उसका बेसिकली वृक्षारोपण और संरक्षण गतिविधियों में यूज करने की बात किया गया था। खतरनाक अपशिष्ट जो प्रबंधन अधिनियम है 2016 में आया था। इसमें खतरनाक अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान के लिए संबंधित है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम जो था 2016 में संशोधित 2021 में हुआ था। इसमें प्लास्टिक अपशिष्ट का जो नियमन करना, उसका पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग करना, सिंगल यूज प्लास्टिक का चरणबद्ध प्रतिबंध शामिल है। ई वेस्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 में आया था। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का जो सुरक्षित निपटारा और रिसाइकलिंग से संबंधित। उपकरण देखते हैं कि किस उपकरण का क्या क्या मेजरमेंट करता है, इंस्ट्रूमेंट्स और उसका मेजरमेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे स्टेथोस्कोप की बात करें, स्टेथोस्कोप जो हृदय और फेफड़ों की ध्वनि को सुनने के लिए यूज किया जाता है। टेलीस्कोप होता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यूज किया जाता है। माइक्रोस्कोप जो होता है आपका सूक्ष्म वस्तुओं का अवलोकन करने के लिए होता है। स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम और तरंग दैर्घ्य होता है उसको मेजर करने के लिए होता है। कैलोरी जो कैलोरीमीटर होता है
विलेन के रंग की तीव्रता को मेजर करने के लिए होता है। लैक्टोमीटर जो शुद्ध होता है मतलब दूध की शुद्धता को मेजर करने के लिए होता है। हाइड्रोमीटर जो है आपका, हाइड्रोमीटर है द्रव का घनत्व मेजरमेंट करने के लिए होता है। सैलिनोमीटर खारे पानी का लवणता जांच करने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर जो होता है आपका वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मेजर करता है। स्पीडोमीटर होता है वाहन की गति को मेजर करता है। कैंपास जो कंपास होता है वो जो डायरेक्शन होता है उसको किया जाता है। वर्नियर कैलिपर जो होता है लंबाई, व्यास और गहराई का सूक्ष्म मापन करने के लिए यूज होता है। स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर जो होता है बहुत छोटी मोटाई और व्यास को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। फोटोमीटर, फोटोमीटर क्या प्रकाश की तीव्रता को मेजरमेंट करने के लिए होता है। डायनामोमीटर जो बल, टार्क और शक्ति को मेजरमेंट करने के लिए होता है। जो एमिमोमीटर है वो विद्युत धारा के लिए होता है एमीमीटर का। और वोल्ट मीटर आपका जो है वोल्टेज को विद्युत विभवांतर है उसको मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। ओम मीटर आपका जो है प्रतिरोध को मेजर करने के लिए होता है। मल्टीमीटर धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध सभी को एक साथ मेजरमेंट करने के लिए होता है। फिर गैल्वेनोमीटर है आपका सूक्ष्म विद्युत धारा को मेजरमेंट करने के लिए होता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मेजरमेंट करने के लिए होता है। मैनोमीटर द्रव और गैस का जो दाब है उसको मेजरमेंट करने के लिए होता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता या नमी को मेजरमेंट करने के लिए होता है। एनीमोमीटर बेसिकली पवन की जो विंड के स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए। एल्टीमीटर ऊंचाई को या एल्टीट्यूड को मेजरमेंट करने के लिए होता है। सिस्मोग्राफ ये भी पूछा जाता है तो भूकंप की तीव्रता और उसके जो तरंगे उसको मेजरमेंट करने के लिए होता है। थर्मोमीटर जो बेसिकली तापमान के मेजरमेंट करने के लिए होता है। पायरोमीटर जो होता है उच्च हाई टेम्परेचर उसको मेजरमेंट करने के लिए होता है। और स्फिग्मोमैनोमीटर जो है आपको रक्तचाप, ब्लड प्रेशर आपका है उसको मेजरमेंट करने के लिए होता है। गवर्नमेंट स्कीम्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना एक आया था तो 2014 में आया था। किस मंत्रालय विभाग के अंदर? तो वित्त मंत्रालय। इसमें क्या गया, प्रत्येक परिवारों को बैंक खाता खोलना और बीमा और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। तो यहाँ पे जो आप वर्ड देख रहे हो यहाँ पे वित्तीय समावेशन, तो ये आपके ऑप्शन में हो सकता है, डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो उज्ज्वला योजना 2016 में आया था। इसमें जो परिवार है उनको मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शंस दिया गया था और पेट्रोलियम मंत्रालय के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना ये 2015 में आया था। इसमें आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का महत्वपूर्ण रोल है। 2024 तक सभी को मतलब किफायती घर उपलब्ध कराना था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2019 में हुआ था। इसमें क्या गया था, किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की सीधी आय उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना था। ये कृषि मंत्रालय के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसको ये भी 2016 में आया था। उसका ये जो इम्प्लीमेंटेशन कृषि मंत्रालय के द्वारा होगा। इसमें प्राकृतिक आपदाओं में किसानों को की जो फसल को बीमा प्रदान करना था। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको या पीएमजे भी कह सकते हैं इसको, ये 2018 में आया था। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा किया। इसमें गरीब परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। यहाँ प्रति व्यक्ति नहीं, यहाँ पे परिवार है, प्रति परिवार 5 लाख तक का बीमा की सुविधा दी गई है, तो ध्यान रखिएगा। ईयर काफी इंपॉर्टेंट है, 2018 में आया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है आपका 2015 में आया था। इसमें इम्प्लीमेंटेशन है इसका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। इसमें बेसिकली जो युवा है उनको रोजगार और हेतु कौशल प्रशिक्षण स्किल्स प्रोवाइड करना था। स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं। स्टार्टअप इंडिया 2016 में आया था। इसमें नवाचार और स्टार्टअप्स, इनोवेशन और स्टार्टअप पे को काफी फोकस किया गया था। और इस इम्प्लीमेंटेशन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया। स्टैंड अप इंडिया 2000 ये भी 2016 में आया था। इसका इम्प्लीमेंटेशन वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसमें क्या एससी एसटी और महिलाओं के जो उद्यमी हैं या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको ऋण सहायता प्रोवाइड करने की बात की गई थी। मेक इन इंडिया जो है आपका है मेक इन इंडिया ये 2014 में आया था। इसमें भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। और इसका इम्प्लीमेंटेशन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। डिजिटल इंडिया 2015 में आया था। इसमें भारत को डिजिटल सशक्त समाज और बनाने की बात की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में आया था। इसमें इसका जो इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय है वो पेयजल और एवं स्वच्छता मंत्रालय। इसमें जो खुले में शौच मुक्त भारत बनाना, स्वच्छता पे काफी फोकस किया गया था।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ट्रिपल बीपी जो बात करें यहाँ पे 2015 में इम्प्लीमेंट हुआ था। और इसको इम्प्लीमेंटेशन जो मंत्रालय है वो महिला बाल विकास मंत्रालय को दिया। इसमें कन्या जो भ्रूण को रोकने की बात किया गया था और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने पे बात की। अटल पेंशन योजना 2015 में हुआ। इसका इम्प्लीमेंटेशन वित्त मंत्रालय को दिया गया। इसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने की बात की गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पीएमएमवीवाई ये 2017 में इम्प्लीमेंट किया गया आया था। और महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया है। इसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाले महिलाओं को पोषण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात की गई है। ठीक है। सो ये 7th क्लास था। नेक्स्ट आपका 8th क्लास होगा। 8th क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण जो पुस्तकें और लेखक हैं प्राचीन मध्यकालीन मुगलकालीन आदि सब डिस्कस करेंगे। साथ में महत्वपूर्ण जो ज्वालामुखी हैं आपके भारत में और विश्व में ये डिस्कस करें। और भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ जो भारतीय संविधान बना है किस किन किन देशों से क्या क्या लिया गया है ये डिस्कस करेंगे इसमें। तो चलिए मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास जो 8th क्लास होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।